नमस्कार। देश की जर्नी में आज हम आपको रूबरू करवाएंगे पूर्व एससी मोर्चा जिलाध्यक्ष श्री राजेंद्र जुजोइया से। नमस्कार सर। नमस्कार साजिद जी, आपका और आपकी देश की जर्नी पूरे दर्शकों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। राजेंद्र जी, आपकी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, आपने कब राजनीतिक ज्वाइन की, आप कब राजनीतिक में आए, इसके बारे में थोड़ा जनता को बताएं। साजिद जी, मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मेरे पिताजी किसान थे, मजदूरी करने वाले लोग थे। मैं जब पढ़ाई करता था उस टाइम से मेरा थोड़ा शौक़ था स्कूलों के कार्यक्रम में भाग लेना। 15 अगस्त 26 जनवरी मतलब जैसे भी प्रोग्राम होते, मैं स्कूल में प्रोग्राम दिया करता था, वहाँ मैं संबोधन दिया करता था। तो धीरे धीरे मेरा सामाजिक गतिविधियों में ज़्यादा रुचि रही। ऐसी अनुसूचित जाति समाज के ऊपर जो अन्याय और अत्याचार हो रहे थे, उनके लिए मैंने धरना प्रदर्शन आंदोलन खूब किए। और मेरी राजनीतिक शुरुआत सन 1994 में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर साहब कांशीराम जी के मैं संपर्क में आया और उनका जो वीडियो, उनकी सभाएं देखी तो उनसे प्रभावित होकर मैं उनके संपर्क में आकर मैंने शुरुआत मेरी जो राजनीतिक थी वो बहुजन समाज पार्टी से मैंने की थी। और इसके बाद में मैं उनसे संपर्क हुआ। तारानगर में 1996 में एक विशाल आयोजन करवाया था जिसमें मान्यवर साहब कांशीराम जी मुख्य अतिथि थे। मैं उस मीटिंग का मैनेजमेंट कर रहा था और उसमें बहुत अच्छे लोगों का रिस्पांस मिला। तो इस प्रकार से मैं बहुजन समाज पार्टी में मान्यवर साहब कांशीराम जी में जिले का मैं अध्यक्ष रहा, बहुजन समाज पार्टी का तहसील का अध्यक्ष रहा, प्रदेश कार्यकारिणी में रहा। परंतु जब समय निकलने के साथ साथ में मान्यवर साहब कांशीराम जी भगवान को प्यारे हो गए, शुरुआत हो गए। पार्टी बहुजन समाज पार्टी की जो नीतियाँ थी, जो रीति थी, वो बदल गई। वो दलितों के जो हित की बातें किया करते थे, वो दलितों को छोड़कर एक अलग टाइप की बातें करते थे। उस टाइम में देश में कुछ हलचल ऐसी थी, देश के एक तरफ आंदोलन कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी शासन कर रही थी, उनके विपक्ष में देश का नेतृत्व कर रहे थे अटल बिहारी जी वाजपेयी। जब मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की जीवनी पढ़ी और पढ़कर उनके पार्टी की रीति नीति देखी, पार्टी का जो काम देखा, तो मैंने देखा कि देश के अंदर अगर आज की पृष्ठभूमि में हम देखते हैं तो अनुसूचित जाति समाज के हित में काम करने वाली, अनुसूचित जाति समाज के बारे में सोचने वाली और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मिशन से मैं बहुत प्रभावित हूँ। और उनके बाद उनका मैंने जीवन की बहुत सारी प्रेरणा लेकर के बहुत उनके जीवन की को मैंने गांव-गांव, घर-घर, ढाणी-ढाणी तक पहुंचाने का काम किया भी है मैंने। तो उनको भारत रत्न की उपाधि देने वाला, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो सपने थे उनको साकार करने वाला अगर आज के टाइम में एक कोई पार्टी है, वो एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है। 2004 को तारानगर में एक विशाल अनुसूचित जाति समाज जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए और हमारे नेता राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। उस टाइम में मैं बच्चा ही था और वो स्वयं आए, मेरे को पार्टी ज्वाइन करवाई और मेरे को पार्टी की जिम्मेदारी दी उस टाइम कि आपको जी जान से पार्टी में काम करना है, पार्टी में लगे रहना है और हम आपके साथ। उस टाइम से लेकर के आज तक राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब के सानिध्य में, उनके नेतृत्व में, उनको हम नेता मान करके पार्टी में काम कर रहे हैं। राठौड़ साहब ने मेरे को सन 2002 को जिला परिषद की टिकट दी थी। जिला परिषद, जब उस टाइम मेरी ज़्यादा उम्र नहीं थी, जिला परिषद का बहुत बड़ा क्षेत्र था, मैं गांव-गांव, घर-घर गया भी था। लेकिन उस टाइम लहर एक विपरीत लहर थी, प्रदेश में शासन कांग्रेस का था। 27 जिला परिषद थी हमारे अपने ज़िले में, 27 में से 2 बीजेपी चुनाव जीती थी और 25 कांग्रेस जीती थी। लेकिन मैं भी उस टाइम थोड़े से मार्जिन से, पहला चुनाव था, थोड़े से मार्जिन से रह गया। लेकिन उस टाइम से लेकर आज तक मैं राजनीति में सक्रिय हूँ। मेरे को 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा करके मेरे को पंचायत समिति ब्लॉक का टिकट दिया। मैं बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीता था उस टाइम। और फिर प्रधान का उम्मीदवार भी भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को बनाया 2014 में।
2014 में प्रधान बनाया, थोड़ा बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहा, उठा पटक हुई, और मात्र हमारे अंदर से एक आदमी खिसक गया, खिसकने के कारण मात्र एक वोट की कमी से मैं प्रधान बनने से वंचित रह गया। तुरंत बाद मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने एससी मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाया। मैंने पूरे ज़िले में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया। मेरे काम से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी राठौड़ साहब ने भरोसा किया, और राठौड़ साहब ने पुनः दूसरी बार मेरे को ज़िले का जिला अध्यक्ष बनाया। और जिला अध्यक्ष बनाने पर हमने पूरे चूरू ज़िले में घूम घूम कर मैंने कार्यकारिणी को गठन करके पूरे ज़िले में एससी समाज के लोगों को समझाया कि आज के टाइम में अगर इस दलित समाज का हित और इस दलित समाज को आगे बढ़ाने वाला और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को साकार करने वाली अगर कोई पार्टी है, वह है भारतीय जनता पार्टी। निश्चित रूप से मैं तो ये कहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सर्व समाज का हित चाहते थे। जो पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा व्यक्ति, उसको कैसे आगे लाया जाए, ऐसी विचारधारा आज भारतीय जनता पार्टी में है। आपने जब ब्लॉक का जो चुनाव लड़ा था और आप प्रधान प्रत्याशी थे, और एक के आप के द्वारा जो पार्टी का आदमी जो लड़ाया गया था, वो आप जो खिसक गया था, क्या कारण था? वो ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि वो वहाँ से खिसक गया और आप प्रधान बनने से वंचित रहे? देखो, उस टाइम में हम लोग बाड़ाबंदी में थे। हमारा कैंप चल रहा था, प्रशिक्षण कैंप। हमें प्रशिक्षण कैंप में रखा, 2-3 दिन हमारा प्रशिक्षण चला। हम लोगों में आपस में राठौड़ साहब के नेतृत्व में हमें समझाया गया कि हम लोगों को पार्टी किसको टिकट देती है, किसको नहीं देती है, उसको जिसको टिकट दे हम सब लोगों को उसके साथ रहना है। लेकिन सभी लोगों ने एक शपथ के दौरान यही कहा कि किसी को भी चेंज करें। तो उस टाइम लॉटरी सिस्टम से मेरे को उम्मीदवार बनाया गया था पार्टी ने। लॉटरी निकली, लॉटरी में मेरा नाम आया तो सभी ने मेरे को समर्थन दिया। सुबह जब उठकर मैं तो नहा धो के फार्म नॉमिनेशन करने के लिए आ गया था। मेरे साथ में हमारे एक पंचायत समिति सदस्य थे, जगदीश जी दाइमा, हम दोनों थे, कार्यकर्ता थे हमारे साथ में। हम नॉमिनेशन करने के लिए जब आए, तो जो ही हम नॉमिनेशन कर रहे थे तो हमारे सामने वो जो मेरे कैंप में था आदमी जय सिंह, जो मेरे प्रतिद्वंदी प्रधान का उम्मीदवार रहा, वो भी नॉमिनेशन कर रहा था। देखकर मैं भी अचंभित हुआ। लेकिन निश्चित रूप से वहाँ जो कैंप में कुछ न कुछ गड़बड़ हुई और उन पर भरोसा था। भरोसा की वजह से वो आदमी बाहर निकल गया। वो उसने विश्वासघात किया और पार्टी ने उस पर भरोसा किया था। ये था। अभी जो आप क्या कर रहे हैं पार्टी के अंदर, अब कौन से पद पे काम कर रहे हैं? देखो, मैं पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है उसमें पद की किसी को लालसा नहीं होती है। उसमें काम, जनता का काम करने के लिए हम लोग निश्चित रूप से हमारे को प्रशिक्षित किया जाता है। किसके पास पद आता है, किसके पास पद नहीं आता, वो वैल्यू हमारे अंदर नहीं होती। नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी में रहने वाले कार्यकर्ता पद की लालसा रखते हैं। तो इस टाइम में मैं एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ। एक भ्रांति है या ये सच्चाई है कि लोग कहते हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये ऐसी कम्युनिटी के लिए या माइनॉरिटीज़ के लिए ये सही नहीं है, तो इसको आप किस मायने में देखते हैं? देखो, ये लोगों की राजनीतिक भ्रांतियाँ हैं। मैं यह समझता हूँ, जब देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने से पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सर्व समाज की लड़ाई लड़ी, और उनके विरोध में जो दबे कुचले दलित अनुसूचित जाति समाज के लोग, माइनॉरिटी के लोग, जो किसी भी समाज के लोग थे, उनकी आवाज़ उठाने के लिए, उनको हर हकूक़ के लिए लड़ा करते थे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। और उनकी आवाज़ को दबाने का अगर किसी ने उस टाइम काम किया, वो थे भारतीय कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस, जब संविधान लागू हुआ, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान लिखने का मौका मिला, संविधान लिखा, और संविधान में अनेकों ऐसी इस दलित समाज को, माइनॉरिटी को, ओबीसी, मूल ओबीसी के लोगों को, जो हक और हकूक़ से वंचित लोगों को बहुत सारे अधिकार संविधान में दिलाए। लेकिन आप देख रहे हो कि लोगों ने सन 1990 तक ये अपने हक और अधिकारों के लिए टुकुर देखते रहे। और सन 1990 में जब गैर कांग्रेस की सरकार बनी, वीपी सिंह जी के नेतृत्व में, वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे,
उस टाइम सारे के सारे जैसे मंडल कमीशन से लेकर के कोई भी आप योजना ले लो तो उसी टाइम लागू हुई। ऐसा अगर कांग्रेस पार्टी इन लोगों को हित करने वाली होती तो उसी टाइम लागू कर देती, लेकिन कांग्रेस पार्टी दबे कुचले माइनॉरिटी के, दलितों के, एससी के, इनको हक और अधिकार नहीं देना चाहती थी। और उनको जो भी अधिकार मिले हैं गैर कांग्रेस के शासन में मिले हैं। चाहे जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे, वो विश्व के सबसे विद्वान व्यक्ति थे। भारत का संविधान लिखने का उनको मौका मिला और उनको नेतृत्व में आज देश का जो संविधान है वो ऐसा संविधान है कि पूरे विश्व में नंबर 1 है। और जब उनको भारत रत्न की उपाधि अगर कांग्रेस पार्टी चाहती थी तो सन 1990 से पहले दे देते, लेकिन वो भी गैर कांग्रेस की शासन में आपको ध्यान है कि गैर कांग्रेस का राज आया तो उनको भारत रत्न की उपाधि मिली। तो इसलिए मैं समझता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी इस दलितों का, इस माइनॉरिटी का, इस ओबीसी के लोगों का, इस पिछड़ों का अगर अहित करने वाली है कोई पार्टी तो वो कांग्रेस पार्टी है। और जो कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हमारे लोगों को आपस में भड़का रही है और कुछ नहीं है। अभी जो 2018 से का जो चुनाव हुआ उसके बाद में राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है और 2013 से 18 से आपकी गवर्नमेंट रही, तो इसमें आप क्या अंतर देखते हैं? देखो 2013 से और 18 से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। हमारे तारानगर में विधायक थे जयनारायण जी पूनिया, राठौड़ साहब के नेतृत्व में। यहाँ तारानगर नगर पालिका के चेयरमैन थे हमारे राकेश जी जांगड़, जो हमारे नेता हैं, उनके नेतृत्व में, राठौड़ साहब के आशीर्वाद से तारानगर में एक विशाल अगर देखें तो तारानगर को स्टार सिटी के रूप में तब्दील किया था। तारानगर में आप नगर पालिका भवन देखिए, तारानगर का पार्क देखिए, तारानगर का गौरव पथ देखिए, तारानगर की सड़कों का हमने जाल बिछा दिया था। तारानगर में हमने किसी को भी, तारानगर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी में किसी को भी सरकारी योजनाओं से वंचित नहीं रखा था। किसी को भी अगर कोई भी गली, कोई भी नाली, कोई किसी भी प्रकार का काम की कोई कमी नहीं रखी थी। और तारानगर में एक विकास के व्यायाम स्थापित किए और तारानगर को स्टार सिटी बनाया। ये हमारा भारतीय जनता, और जब भारतीय जनता पार्टी तारानगर में का शासन बना, विधायक जयनारायण जी पूनिया थे, तो सबसे पहले अपने 3 महीने 90 दिन के कार्यकाल में हमने तारानगर में एक कन्या महाविद्यालय खोलने का एक काम किया, जिसकी हमने ज़मीन अलाउट करवाई, जिसका हमने भवन के पैसे अलाउट कराए, जिसके हमने बहुत अच्छी व्यवस्था कराई। तारानगर नहर का काम देख लीजिए, नहर में हमने 69 करोड़ रुपए का टेंडर स्वीकृत कराया था उस टाइम, और हमने डिग्गी बनाने का काम कराया। कुछ डिग्गियाँ बन गई, हमारा गवर्नमेंट चल गई, गवर्नमेंट जाने के बाद वो डिग्गियाँ रह गई, लेकिन वहाँ का वो काम है, वह किसानों का जो आशा और उम्मीद थी वो ठप रह गई। लेकिन आज के अगर शासन हम देखते हैं, आज कांग्रेस के शासन में बिल्कुल कुछ नहीं, जातिवाद का आडंबर है, लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। हमारी जो सड़कें थी वो फूट गई, हमारा जो पार्क बनाया था वो पार्क एकदम गंदगी में तब्दील हो गया। तारानगर नगर पालिका में देखो जगह जगह कचरे के ढेर हैं, सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं है। वह नगर पालिका से वर्क ऑर्डर निकलते हैं, टेंडर होते हैं, वर्क ऑर्डर निकलते हैं, एमबी भर दी जाती है, पेमेंट उठा लिया जाता है, सड़क वहाँ बनी भी नहीं। उनके खुद के नगर पालिका के पार्षद वो अपने नगर पालिका और भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। मतलब तारानगर में 1 नंबर नगर पालिका में अगर देखो तो 1 नंबर भ्रष्टाचार से डूबी हुई है। यहाँ कोई काम नाम की चीज़ नहीं है। पंचायत समिति में जाओ, अनुभवहीन एक प्रधान को बैठा रखा है। वहाँ पर हमारे जो सरपंच हैं, भारतीय जनता पार्टी के सरपंच, उनके साथ भेदभाव कराया जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है, उनसे इतना कमीशन वसूला जा रहा है जिनको कल्पना भी नहीं कर सकते। गांव में हमने विकास की गंगा बहाई, स्कूलों को क्रमोन्नत कराया, स्कूलों में अध्यापक लगाए, स्कूलों में प्रिंसिपल हमारे राज में लगे। लेकिन इस सरकार में अगर हमारे लोगों को बाहर फेंका जा रहा है, बाहर के लोगों को यहाँ लाया जा रहा है, मतलब ऐसी स्थिति कभी आज तक ये जंगल राज है। तारानगर में जो वर्तमान में जो हालात हैं आम आदमी के लिए, ऐसे हालात कभी नहीं देखे हमने। इतनी दुब्बर हालात हैं, हमारे कर्मचारियों को डराया धमकाया जा रहा है। मतलब इतनी भ्रष्टाचार, इतना नाकामियाँ, इतनी थोथापन आज तक नहीं हुआ। ये तारानगर यहाँ के जो विधायक है अभी अपने नरेंद्र बुढ़ानिया जी, वो कह रहे हैं कि नहर के क्षेत्र में मैंने बहुत अच्छा काम किया, 54 किलोमीटर नहर बन रही है और लगभग तैयार हो गई है। बीजेपी के राज में कुछ नहीं हुआ या ईंट नहीं लगी, तो क्या ये
सही है, कितना सही है, कितना इसमें क्या है, इसके बारे में आप बताएं। देखो, कहने में को कुछ भी कह सकते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के शासन में विधायक हमारे स्वर्गीय जयनारायण जी पूनिया साहब ने लगभग 70 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए इस नहर के लिए, और एक पंपिंग व्यवस्था से गाँव किसानों के एक फुहारा सिस्टम से पानी लगाने की व्यवस्था हमने की। और हमने उस टाइम सरकार से प्रस्ताव पास करा के लाए थे जयनारायण जी पूनिया कि गाँव में फुहारा सिस्टम से गांव की एक कमेटी WEC बना करके एक कमेटी बनाएंगे, और उस कमेटी के आधार पर गांव के, जैसे गांव में अपनी योजना का पानी आता है और वहां पर गांव की एक कमेटी बनी हुई होती है, और गांव की कमेटी तय करती है कि पानी किस मोहल्ले में कहाँ टूंटी लगानी है, किस मोहल्ले में क्या करना है। मतलब इस प्रकार इसी तर्ज पर हमने नहर डिपार्टमेंट में किया था। और उसमें मैं 70 करोड़ में जो टंकियाँ बननी थी, जो डिग्गी बननी थी, डिग्गी में पानी इकट्ठा कर डिग्गी से पंपिंग स्टेशन से पंपिंग लगा करके खेतों में फुहारा सिस्टम से पानी लगवाना, ये ऐसी व्यवस्था हमने की है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी सरकार चली गई, कुछ काम हुआ कुछ बाकी, तो कांग्रेस की आई तो सबसे पहले तो उसने रोकने का काम किया। उसमें हमारे जो पैसे 50% तो खर्च हो गए, कुछ करीब 30 करोड़ रुपए बच गए। वो पैसे उठा करके वो नहर जो अब शुरू करा रखे है, वो उस पैसे से टेंडर लगाए, कोई अलग से तो बजट लाया नहीं। वो हम हमारे भारतीय जनता पार्टी के स्वीकृत कराए हुए नहर डिपार्टमेंट में के पैसे हैं, और उसी से वो नहर बनवाने के लोगों को सपना दिखा रहा है। जबकि व्यवस्था ये है कि जो नहर बनी हुई है, जहाँ खाड़े हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निकले हुए हैं, वहाँ के किसान रोज रोते हैं हमारे पास आकर के कि हम लोगों को पानी नहीं है, हमारे लोगों को पानी लगाना नहीं दिया जा रहा है। आपकी जो व्यवस्था बहुत अच्छी थी भारतीय जनता पार्टी में जो थी, इतनी बहुत अच्छी थी, किसानों को वहाँ पर मूंगफली, चने, सरसों, कणक इतनी अच्छी हुआ करती थी, आज सारी नष्ट हो रही है। इस भारतीय जनता पार्टी के राज में पानी है ही नहीं, व्यवस्था है ही नहीं, तो किस मुँह से कह रहे हैं कि हमने नहर बना रहे हैं? जो है व्यवस्था तो बनाई पहले, व्यवस्था के नाम पर जीरो है ये, मैं ये बता रहा हूँ। एक बात कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हमने 20,000 हेक्टेयर जो ज़मीन का रकबा जुड़वाया है और हम उसमें काम करवा रहे हैं, जो पीछा का जो काम है उसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं करें। देखो, ये तो वो हुई ना कि पेटार की तो आस करा गोदिया फेंक देवा। जो पीछे हमने नहर बना रखी है, खाड़े बना रखे हैं, वहाँ के किसान पानी लगा रहे थे, पहले वहाँ क्या व्यवस्था है? और फिर एक्टर का जो आपने जुड़ाई 20 जुड़ाई 30 जुड़ाई और जुड़ाओ, जिसकी गवर्नमेंट आती है वो प्रयास कर और जुड़ाओ, लेकिन वहाँ हुआ क्या? वहाँ क्या पानी लग रहा है क्या? जो पीछे पानी लग रहा था वो व्यवस्था बंद कर दी, तो आगे कैसे लगाएंगे? पहले व्यवस्था को सुधारो। तो व्यवस्था को सुधार नहीं पा रहे हैं और सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं जनता को। वो तो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने जो 2005 का जो रावला गढ़साना आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में बीजेपी ने आधा जो रकबा था, मतलब 1,38,000 हेक्टेयर रकबा था, वो काट दिया था। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, ऐसा है, जब रावला गढ़साना में आंदोलन हुआ उस टाइम में एक कमेटी बनी थी। कमेटी, यही तो मैं आपको अभी बता रहा था, उस टाइम कमेटी बनी थी, और कमेटी में एक बीजेपी के आदमी नहीं थे, कांग्रेस के भी लोग थे। और कमेटी ने बैठ करके निर्णय लिया उस टाइम कि जो नहर जहाँ तक पहुँचाई गई है, जहाँ तक नहर बनी है, वहाँ की पानी की व्यवस्था पहले सुधारेंगे। जो आगे से आगे हम नहर बनाते ही रहें तो फिर पानी कौन लगाएगा? तो उस टाइम ये था, हमारे मुख्यमंत्री वसुंधरा जी राजे, उनके निर्देश अनुसार ये था कि जहाँ जितना काम हो गया वहाँ की पानी का एकदम टंकी डिग्गी बना करके ये करके वो फुहारा सिस्टम से, खाड़े से वहाँ की पानी की पूर्ण रूप से व्यवस्था होनी चाहिए। और वहाँ पानी की व्यवस्था अगर हम मान लिया कि वहाँ पानी की व्यवस्था है तो हम आगे चलेंगे। तो काटाना जोड़ाना बात नहीं है, जरूरी है जो काम हो गया, वो धरातल पर काम हुआ है, वो फॉलो कितना हो रहा है, वो सार्थक कितना हो रहा है, उसके किसानों को हित कितना हो रहा है, उसमें पानी लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये ज़रूरी है। तो हमने पहले ये देखा कि हमने जो काम कराया है वो धरातल पर काम हो, इसका किसानों को फ़ायदा मिले। और जोड़ना कटाना वो सब कुछ नहीं है, ऐसे लॉलीपॉप हैं, ये जनता को बरगलाने वाली बातें, बहुत चुनावी बातें हैं। काम करें, काम अगर पानी लगा देगा, वहाँ जो पानी की व्यवस्था हमने की वो सुधार होगा, वहाँ पानी लगेगा खेतों में तो जनता मानेगी, इसमें हम थोड़ी कह सकते हैं। लेकिन आज जनता क्यों रो रही है? और किसानों खेतों में पानी नहीं है इसलिए तो रो रही है ना, पानी है ही नहीं, फसल बर्बाद हो गई उनकी, उसका जिम्मेदार कौन है? स्थानीय विधायक है।
उसकी जिम्मेदारी है। स्थानीय विधायक एक बात और कह रहा है कि हमने घर घर कनेक्शन करवाए हैं, पानी का बजट करवाया है, उसके बारे में आप? देखो, ये घर घर गांव में घर घर कनेक्शन की व्यवस्था थी, ये प्लान था, ये भारतीय जनता पार्टी का प्लान था। और भारतीय जनता पार्टी के समय में सबसे पहले आपको ज्ञान है, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सभी को, कि राजपुरा जो अपने तहसील का गांव है वहाँ पर उद्घाटन हुआ, वहाँ से शुरुआत की घर घर पानी कनेक्शन करवाने की। और इसके बाद में उस टाइम प्लान में था जो बड़े गांव हैं उनको पहले दो, फिर 2 नंबर में दो, 3 नंबर में दो। ये सारी व्यवस्था इस कांग्रेस की व्यवस्था नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था है। और उस व्यवस्था को, उस बजट है, उस बजट के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। वो इसमें विधायक का कोई रोल नहीं है इसमें काम में। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कहा कि हमने 14 से 15 स्कूल गांव में इंग्लिश मीडियम खुलवाए हैं, क्रमोन्नत करवाए हैं, और 800 शिक्षक बाहर से हम लेके आए हैं, हमने एक भी शिक्षक को बाहर नहीं निकाला। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तो तबादला के रूप में प्रभावशाली जो लोग थे, जाति विशेष के लोग थे, उनको वरीयता दी गई है, लोगों को बाहर निकाला गया है। जो दबे लोग थे, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोग थे, जो विचारधारा के लोग थे, जो अन्य किसी प्रकार का दबे कुचले लोग थे, उनको बाहर निकाला गया था। नंबर 2 बात आपका, आप कह रहे हो कि वो कह रहे हैं कि हमने यहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलाकर शिक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ी प्रोग्रेस की है। मैं तो ये कहता हूँ इंग्लिश मीडियम खुलाई है, ये मैं भी देख रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम स्कूलें हैं यहाँ पर, ये सरकार की प्लान है। लेकिन वहाँ पर अध्यापन कराने वाले कौन से हैं? इंटरव्यू के आधार पर, राजनीतिक बेस पर लगाए हुए अध्यापक हैं। इंटरव्यू में निश्चित रूप से मैं चाहता हूँ, मैं बताऊँगा आपको कि एक इंटरव्यू थी, वहाँ पर 35-36 फॉर्म थे। मेरा एक मित्र है सुरदर्शन, उनकी वाइफ मेरे छोटे भाई की तरह मानता हूँ, वो मेरे को बड़ा भाई की तरह मानता है, मेरा वो छोटा भाई है। उनका मैम ने भी लगाया था। तो हम गए तो वहाँ पर पहले से था कि वो इस पद पर तो वो लगेगा। अब इंटरव्यू भी नहीं हुई, फॉर्म भी नहीं देखे, और वो पहले से था वो लगेगा, वो ही लगा। तो निश्चित रूप से ये राजनीतिक बेस पर विद्यालय में लगाए हुए अध्यापक हैं, वो पूर्ण रूप से प्रशिक्षित नहीं है। और बच्चों को, मैं तो ये मानता हूँ कि इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अच्छी तरह से प्रशिक्षण नहीं दे पा रहे हैं। एक इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ने वाले इंग्लिश मीडियम के अध्यापक होने चाहिए। लेकिन आप वहाँ पर अगर देखोगे, आप जाओगे तो पूछोगे कि आपने एसटीसी की है तो सीनियर में कौन सा सब्जेक्ट था? आर्ट था जी। अब आर्ट, सामाजिक भूगोल से बीए करके आने वाले अध्यापकों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में लगा रखे तो वो कितना अध्यापन कराएंगे? तो जब शिक्षा के क्षेत्र में, मैं तो यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, मैं उन शिक्षकों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं यही कहूँगा कि शिक्षा के माध्यम से जब तक राजनीतिक होगी तो बच्चे अच्छी तरह से प्रशिक्षित नहीं होंगे। अनुभव, योग्यताशाली, अपने आप इंटरव्यू दे के आने वाले अध्यापक एक भी नहीं है। अच्छा, एक फसल बीमा को लेकर भी चलता रहता है, आपने भी पिछले दिनों धरना दिया है। क्या इसमें राज्य सरकार की कमी है या केंद्र सरकार की? इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, ये फसल बीमा ये बहुत बड़ा इशू है किसानों के लिए। हम बार बार आंदोलन करते आ रहे हैं, सरकार को चेताते भी आ रहे हैं। फसल बीमा कंपनी सैटेलाइट के आधार पर देना चाहती है, और हम चाहते हैं, किसान लोग चाहते हैं कि हम लोगों को क्रॉप कटिंग के आधार पर मिले। क्रॉप कटिंग के आधार पर जब बीमा मिलेगी तो उसमें राशि है वो बहुत ज़्यादा मिलने वाली राशि है। अब चूरू जिले में क्या हुआ कि चूरू जिले में एक जो फसल बीमा की जो समस्या चल रही है, इसमें एक राज्य सरकार का कुछ हिस्सा होता है, कुछ केंद्र सरकार का होता है, और जो बीमा कंपनियां हैं वो जो इनकी इंश्योरेंस के पैसे काटती हैं, और जब समय आता है तो ये ना पूरा करती है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसमें कौन दोषी ज़्यादा है? देखो, फसल बीमा की जहाँ तक बात हुई, आपने बताया ये बहुत ज़रूरी था। हम पिछले काफ़ी दिनों से फसल बीमा को लेकर के आंदोलन करते आ रहे हैं। पिछली बार आपने देखा कि हमने महापड़ाव डाला हमारे तारानगर के नेता राकेश जी जांगीड़ के नेतृत्व में। उससे पहले हमारे लोकसभा के सांसद, युवा सांसद राहुल कसवा के नेतृत्व में कलेक्टर साहब से मिले थे।
तो हमारी जो मांग थी कि किसानों को, पहले शुरू से मांग थी कि किसानों को चूरू जिले में क्रॉप कटिंग के आधार पर बीमा मुआवजा मिले, जबकि सरकार देना चाहती है सैटेलाइट पर। अब अपना जो पड़ोसी ज़िला है, हनुमानगढ़ ज़िला है, गंगानगर ज़िला है, वहाँ पर क्या है कि क्रॉप कटिंग के आधार पर मिली, और हमारे ज़िले को क्रॉप कटिंग से वंचित करेंगे, सैटेलाइट पर देंगे। ये क्रॉप कटिंग की व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था है, और उस आधार पर अगर दें तो किसानों को बहुत हित होगा इसमें। अब सरकार को दोषी इसमें इसलिए मानता हूँ कि चूरू जिले में 4 विधायक कांग्रेस के हैं, तारानगर में भी कांग्रेस का है, और सबसे ज़्यादा अगर तारानगर क्षेत्र में अपेक्षित हैं तो वो किसान हैं इस बीमा से। और आज तक तारानगर के विधायक और चूरू जिले के अन्य 3 टोटल 4 विधायकों ने न सड़क पर आवाज़ उठाई, न आपके चैनल के माध्यम से, किसी चैनल के माध्यम से आवाज़ उठाई, न लोकसभा के माध्यम से आवाज़ उठाई। सारा का सारा अगर दोष है तो वर्तमान में इन 4 विधायकों का और कांग्रेस पार्टी की शासन व्यवस्था का दोष है, जो हम लोगों का तारानगर क्षेत्र के चूरू जिले के लोगों को सैटेलाइट के आधार पर देने की बीमा मुआवजा देने के लिए बाध्य कर रहे हैं, और हमारा क्रॉप कटिंग में जो हमारा अधिकार है उसे वंचित कर रहे हैं। और निश्चित हमने आंदोलन किया था, और हमारे को उस आंदोलन में ये वार्ता हुई एसडीएम साहब से। उन्होंने कहा कि आप लोगों से हम प्रवेदना मांग लेंगे किसानों से, और गाँव में कैंप लगाकर वो कर रहे भी हैं, प्रवेदना लेकर सरकार तक पहुँचाएँगे। और अगर किसानों को क्रॉप कटिंग के आधार पर बीमा मुआवजा नहीं मिलता है तो हम पुनः तारानगर में एक विशाल आंदोलन फिर करेंगे, और निश्चित रूप से किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। और इसका सारा का दोष है वो राजस्थान सरकार और स्थानीय विधायक का जिम्मेदारी बनती है, वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। राजस्थान सरकार का कहना है कि हमने हमारी रिपोर्ट कर दी है, अभी जो बीमा कंपनियां हैं वो केंद्र सरकार के अधीन है, और केंद्र सरकार अगर चाहे तो क्रॉप कटिंग के आधार पर दे, चाहे सैटेलाइट के आधार पर दे। हमारी तरफ से यस है। देखो, ये जिम्मेदारी सारी राजस्थान सरकार की है। राजस्थान सरकार के माध्यम से ही किसान हैं वो अपनी बीमा करवाते हैं। और जब गंगानगर, हनुमानगढ़, अपने पड़ोसी ज़िले हनुमानगढ़, वहाँ पर अगर क्रॉप कटिंग के आधार पर मिलती है तो वो क्या डायरेक्ट केंद्र सरकार थोड़ी देती है? व्यवस्था तो इनकी है ना, वंचित तो राजस्थान सरकार ने किया है। अगर ये रिपोर्ट बनाकर भेजते हैं तो जो केंद्र सरकार से हक मिलने वाला तो जब हनुमानगढ़ को मिल सकता है तो चूरू को भी मिलेगा, लेकिन चूरू को जानबूझ करके अनदेखी करके वंचित किया गया है। ये यहाँ के प्रशासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है। जो कॉमरेड है उनका कहना है कि ये जो फाइल है ये भी केंद्र सरकार के रास्ते में अटकी हुई है, और यहाँ के जो लोकसभा सांसद है हमारे राहुल जी, वो इसके बारे में बात नहीं करते हैं। नहीं, राहुल जी जो लोकसभा सांसद हैं उन्होंने तो कलेक्टर साहब से मिलकर के उन्होंने इस बारे में अवगत कराया, और वो तो एकदम तत्पर हैं किसानों के प्रति, बड़ी ऊर्जावान सांसद हैं। वो किसानों की आवाज़ हर समय अपने उठाते रहते हैं, और निश्चित रूप से वो लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन जब बलवान पूनिया कॉमरेड बोल रहा है, वो तो राजस्थान सरकार की भाषा बोलेगा, वो तो उनका पिछू है, उनके समर्थित है। वो जो सरकार कहेगी वही वो बोलेगा, वो क्या बोलता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन राजस्थान सरकार जिम्मेदार है इसके लिए। अभी जो 2023 का चुनाव होगा, आगे 2024 में जो लोकसभा चुनाव है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, तारानगर क्षेत्र से, मैं तारानगर की बात करूं तो तारानगर क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, और निश्चित रूप से पूरे ज़िले में और पूरे राजस्थान में ये भ्रष्टाचार का आलम है। महिलाओं पर अत्याचार में नंबर 1 है, युवाओं के पेपर लीक में नंबर 1 है, बेरोजगारों को इसने ठगा, किसानों को सरकार ने ठगा। मतलब ये सरकार पूर्ण रूप से फैल है, और निश्चित रूप से तारानगर से लेकर के पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी आएगी, और कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा। आपका जो 23 का जो मुद्दा रहेगा, जो चुनावी मुद्दा, वो क्या रहेगा तारानगर से? देखो, तारानगर 2023 का हमारा मुद्दा है वो विकास का मुद्दा रहेगा। हमने जो विकास करवाए थे भारतीय जनता पार्टी में, उसको आगे बढ़ाने का मुद्दा रहेगा। हमारा तारानगर क्षेत्र को एक स्टार सिटी हमने बनाया था उस टाइम, और आज इस कचरे को ढेर बना दिया है।
इसको पुनः स्टार सिटी में तब्दील करना, किसानों का मुआवजा दिलाना, युवाओं के हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ना, कि नहर का सिंचित क्षेत्र में पानी की व्यवस्था सुव्यवस्थित करना, और गाँव में जहाँ पानी की पीने के पानी की व्यवस्था है वो व्यवस्था को सुधार करना, घर घर में पानी के कनेक्शन करवाना, ये हमारे मुख्य मुद्दे रहेंगे। आप अपने कार्यकर्ताओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आने वाला 2023 इंतज़ार कर रहा है। हाँ, आप लोगों ने इस जंगल राज को पिछले भोगा है 4 सालों से, मात्र अब गिनती के महीने बचे हैं, इसको भोगिए और आने वाला समय आपका है। सभी एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो भी आपके सामने आएंगे, तो हमारा उम्मीदवार तो भारतीय जनता पार्टी का फूल का निशान होगा, और निश्चित रूप से सभी लोग एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में काम अभी से लग जाएं। आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी का है। धन्यवाद, यही कहना चाहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद साजिद जी, आपने समय दिया। आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके पूरे दर्शकों का बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, धन्यवाद सर। थैंक यू।